हाँ हाँ, ठीक है सर, आप भी आ गए यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए। कर दीजिए मोटिवेट हमें। कोई बात नहीं, मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मेरे हिसाब से मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड है। लेकिन मैं आपका प्रीमिक्स का सेशन लेने आया हूँ, 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम। लेकिन वो 5 सवालों की गेम से पहले आपको एक थोड़ा सा फूड फॉर थॉट फॉर द डे बताना चाहता हूं। अब आप कहेंगे कि सर आप भी यहां पे आ गए, आप भी यहां पे अंकुर वारिको बने हुए हैं। लेकिन खैर, मैं ना ये कोट पढ़ रहा था, और ये कोटेशन मैं पढ़ता रहता हूं क्योंकि मैं पेशे से आईआर का, एसए का, इंटरनल सिक्योरिटी का टीचर हूं। तो एसए राइटिंग खैर अभी हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे। लेकिन ये कोटेशन पढ़ रहा था कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, एक तो दुनिया भर का ज्ञान लोग हमको दे देते हैं ना कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या करना है। लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, 3 बोन्स की जरूरत है। विश बोन, बैकबोन एंड फनी बोन। यानी कि एक तो आपकी इच्छा की शक्ति होनी चाहिए, दूसरी भाई आपके अंदर दम होना चाहिए। कहते हैं ना कि डोंट यू हैव अ स्पाइन, मतलब क्या आप में दम नहीं है कि आपने जो बात सोची, जो आपने बात ख्वाहिश करी, वो आप पूरी ना कर सको। बैकबोन, स्ट्रॉन्ग बैकबोन होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग बैकबोन हम कैसे बना सकते हैं? जिम में हैवी बैक एक्सरसाइजेस करके नहीं। स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनती है अपने जज्बे से, अपने जुनून से। तो इच्छा करो, जज्बा रखो अपनी इच्छा को पूरा करने का, और थोड़ा मुस्कुरा लो यार, थोड़ा हंस लो। जब तक दांत हैं तब तक हंस लो, नहीं तो एक ना एक दिन तो आना ही है जब राम राम सत्य हो जाना है। तो इस करके जब तक जिंदा है तब तक हंस लें। मुश्किलों में है, कठिनाइयों में है, लेकिन हंस के जिंदा दिली से हम मुश्किलों का सामना करेंगे। अपनी इच्छा भी पूरी करेंगे, इच्छा पूरी करने का जज्बा भी रखेंगे, यानी कि बैकबोन, और खुशी खुशी करेंगे। ठीक है, चलो। तो आज के 5 सवाल क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक और बात बता दूं, आज के जो 5 सवाल हैं वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि 31 मार्च और 1 अप्रैल को, ये 2 दिन में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेशन हुआ था आईआर का। नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो, लाइव सेक्शन जो है हमारे यूट्यूब चैनल का, वहां पे अवेलेबल होगा। एक दिन 2 घंटे की क्लास ली थी, एक दिन 2.25 घंटे की क्लास ली थी, 2 hours and 15 minutes। तो प्लीज जाके ये दोनों वीडियोस देख लेना। इसी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आज मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो मतलब आप लगा सकते हो कि कम से कम 40-45 टॉपिक्स यहां पे हमने करे हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस बना लिए। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपके सामने है। क्वेश्चन 1 2 बार लिखा हुआ है यहां पे, लेकिन चलो इसको हम काट देते हैं। क्वेश्चन 1 को स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। पूछ रहे हैं कि इसमें से पार्टनर कंट्रीज कौन सी नहीं है। अब आज सुबह भी ना, सुबह 6 बजे स्लीपी क्लासेस का मीटर शुरू हो जाता है। सुबह 6 बजे जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसमें भी मैंने ब्रिक्स की बात करी है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन वो लॉलीपॉप उन बच्चों को लगेगा जिनको पता हो। अब देखिए, आमतौर पे आप कहेंगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि कंट्रीज के बारे में पूछा करो। अरे आपको यूपीएससी पूछ के सवाल नहीं डालने वाला है, इस करके बहुत जरूरी है कि हमको कंट्रीज के बारे में पता हो, कौन सी कंट्रीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, कौन से नहीं है। तो ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। सही आंसर क्या है? 2 और 3। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नाउ अब इसमें यानी कि कौन सी नहीं है, अल्जीरिया और हंगरी, ये दोनों कंट्रीज दे आर नॉट पार्टनर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, देखो यहां पे 9 देश हैं, यहां पे 9 देश हैं हमारे सामने जो कि पार्टनर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के। जनवरी 2025 में एक नया कैटेगरी शुरू किया था ब्रिक्स ने। ब्रिक्स में बाय द वे 10 देश हैं आज के टाइम पे, ब्रिक्स में 10 देश हैं। मुझे ये बताओ कि रीसेंट कंट्री ब्रिक्स में कौन सी ऐड हुई है, कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई वांट टू सी कि कितने बच्चे रेगुलरली डेडिकेशन के साथ ये वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में, कंटेंट बनाने में टीचर की तो मेहनत लग रही है, लेकिन टीचर को खुशी मिलेगी अगर टीचर को पता चले कि भैया उसका कुछ किया करा है, कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। तो मुझे बताना है कि ब्रिक्स में कौन सा नया देश ऐड हुआ है। अब ब्रिक्स देशों ने, 10 देश हैं ब्रिक्स के, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है कि भैया हमारे साथ लिव इन रिलेशन में रह लो। यानी कि शादी नहीं करेंगे लेकिन लिव इन रिलेशन में रहेंगे। यानी कि पार्टनर कंट्रीज वो कंट्रीज होंगी जो कि ब्रिक्स के सुख दुख में ब्रिक्स के साथ होगी, ब्रिक्स के साथ उठना बैठना होगा, ब्रिक्स के साथ वो हर एक मुद्दे पे बात करना होगा जो मुद्दा बहुत जरूरी है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इकोनॉमी के इश्यूज हैं, ट्रेड के इश्यूज हैं, सैंक्शंस हैं, दुनिया जहान की लड़ाइयां हो रही हैं। लेकिन ये कंट्रीज का टैग पार्टनर कंट्रीज का होगा, ऑफिशियल मेंबर्स का नहीं होगा। तो यानी कि ये लेवरेज देगा इन पार्टनर कंट्रीज को कि जब तक हम मेंबर्स ऑफिशियली नहीं बन जाते, यानी कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक हम लिव इन रिलेशन में रह के वो सारे काम एंजॉय कर सकते हैं जो कि एक शादीशुदा
कपल करते हैं, राइट। तो इस करके ये पार्टनर कंट्रीज वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया है। शादीशुदा लिव इन वाला मैंने अपनी तरफ से पोर जोक मारा है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसका एसेंस क्या है। प्लीज एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि वहां पे ये कंट्री सिचुएशनशिप में है, उन कंट्रीज को बेंचिंग पे डाला हुआ है, ये मत लिख के आ जाना। बट इट वाज जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन टू यू दैट पार्टनर कंट्रीज ऑफिशियल मेंबर्स अभी ब्रिक के नहीं बने हैं, ठीक है। तो यानी कि ब्रिक्स के साथ एंगेज कर सकते हैं पार्टनर कंट्रीज बिना पूरी मेंबरशिप हासिल किए, ठीक है। सो पार्टनर कंट्रीज दे आर नॉट फुल मेंबर्स बट दे आर अलाउड टू एंगेज विद ब्रिक्स कुछ इश्यूज के ऊपर, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल डायलॉग एटसेट्रा। और एज ऑफ नाउ टर्की, वियतनाम और अल्जीरिया इन तीनों को इनवाइट किया है कि आओ आप भी हमारे साथ पार्टनरशिप स्टेटस रखो, आप भी लिव इन रिलेशन में रहो, आपको भी पार्टनर कंट्रीज का हम दर्जा देंगे। लेकिन अभी इन तीनों देशों ने कहा है कि अभी हम श्योर नहीं हैं, अभी हम अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो एज ऑफ नाउ टर्की, वियतनाम एंड अल्जीरिया दे वांट टू गो विद द फ्लो, है ना। आज के टाइम पे हम रिलेशंस में ये वाला टर्म बहुत यूज करते हैं, गो विद द फ्लो वाला, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन अगेन प्लेसेस इन न्यूज में से है, इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को देखो, Which of the following ports are part of China's maritime Silk Road project या China's Belt and Road Initiative of the Silk Road project? तो इसमें से कौन से वो पोर्ट्स हैं? देखो 5 पोर्ट्स यहां पे दिए हैं आपको, करेक्ट ऑप्शंस क्या आपको लग रहा है? यहां पे पॉज करो। सही आंसर क्या है? सही आंसर है कि सारे के सारे, सर सारे के सारे पोर्ट्स जो हैं वो चाइना के BRI का हिस्सा है। तो कौन से पोर्ट्स आ जाते हैं? ग्वादर पोर्ट आ जाता है पाकिस्तान में, क्वाकफा पोर्ट आ जाता है म्यांमार में, हैम्बनतोता श्रीलंका में, चांगकाई पोर्ट पेरू में। चांगकाई पोर्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। चांगकाई पोर्ट और मोम्बासा पोर्ट, इन दोनों पोर्ट्स के बारे मैंने पढ़ाया था 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ठीक है। पिरियस पोर्ट जो कि ग्रीस में है। अच्छा, पिरियस पोर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देन द लोम कंटेनर टर्मिनल पोर्ट टोगो में है। जिबूटी पोर्ट, हाइफा पोर्ट, जेबल अली पोर्ट। हाइफा पोर्ट कहां पे है आपका? इजराइल में। हाइफा पोर्ट भी IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। जिबूटी पोर्ट, जिबूटी तो खैर चाइना का पहला और इकलौता ओवरसीज मिलिट्री बेस जो है जिबूटी में है। जेबल अली UAE में है। जेबल अली भी IMEC का पार्ट है। तो यानी कि यहां पे आपको मैंने 3 पोर्ट्स बताए हैं जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के भी पार्ट्स हैं और BRI के भी पार्ट्स हैं। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इनमें से कौन से पोर्ट्स हैं जो, अब क्वेश्चन अगली बार बनाऊंगा, अभी तो नहीं, लेकिन अगली बार अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि आपके सामने मैंने 6-7 पोर्ट्स रख दिए और आपको यह आइडेंटिफाई करना इनमें से कौन से BRI के भी मेंबर्स हैं, IMEC के भी मेंबर्स हैं, तो चलो ये क्वेश्चन भी बना दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम के लिए। मुबारक अल कबीर पोर्ट कुवैत में है। तो ये सारे के सारे पोर्ट जो कि क्वेश्चन में मेंशन करे गए थे वो सारे के सारे चाइना के BRI में हैं, लेकिन उसके अलावा जो और भी मैंने पोर्ट्स मेंशन करे हैं वो भी याद कर लेना। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। एजेंसी का डिस्प्यूट कौन से 2 देशों के बीच में है? फटाफट बताएं मुझे। आंसर है ग्रीस एंड तुर्की। एजेंसी डिस्प्यूट के बारे कल पहला टॉपिक था। सो 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल भी था, लेकिन 1 अप्रैल को मैंने कुछ 25 से 26 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करे थे IR के। पहला टॉपिक एजेंसी का था। तो एजेंसी क्या है? एक एक्सटेंशन है मेडिटरेनियन सी का। मेडिटरेनियन खाना खाते हैं आजकल हम सारे, मेडिटरेनियन कैफेज खुल गए हैं, मेडिटरेनियन सी का एक्सटेंशन है एजियन सी। और मेडिटरेनियन सी को ब्लैक सी के साथ, मेडिटरेनियन सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है एजियन सी वाया द सी ऑफ मार्मरा, और सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है डार्डनल स्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है टर्की और ग्रीस के बीच में है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? जाके देखो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने डिटेल में डिस्कस करा है टर्की और ग्रीस के बीच में क्या डिस्प्यूट है। एज ऑफ एजियन सी इज कंसर्न, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? शिपिंग एंड ट्रेड के लिए, बिकॉज यूरोप और एशिया को कनेक्टिविटी मिलती है। मेडिटेरेनियन सी ट्रांस कॉन्टिनेंटल सी है। मेडिटेरेनियन सी एशिया, अफ्रीका, यूरोप को कनेक्ट करता है। मेडिटेरेनियन सी का एक्सटेंशन और एक आर्म है एजियन सी। सो देयरफॉर शिपिंग एंड ट्रेड यूरोप और एशिया के बीच में एजियन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन एजियन सी में हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स पाए जाते हैं। ऑल्सो एजियन सी में मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत है और फिश कैप्चर अच्छा पाया जाता है। ये देखो मेडिटेरेनियन सी, ये है एजियन सी, ये है सी ऑफ मार्मरा, ये है ब्लैक सी, यहां पे स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स और यहां पे बॉस्फोरस स्ट्रेट।
ये टिप्स में बातें होनी चाहिए आप सबकी। मैप को ना मैं बार बार कहता हूं, बच्चों को बार बार कहता हूं कि मैप को ना यहां पे छपवा लो, माइंड में छप जाना चाहिए मैप आपके। देखो एक जमाना था, मैं आज से 15 साल पुरानी बात करूं, जब हम पढ़ा करते थे, जब हम तैयारी करते थे, तो हम ना स्टेशनरी से जाके मैप्स लेके आते होते थे, इंडिया का फिजिकल मैप, वर्ल्ड का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, उस पे हम ना फिर चित्रकारी करते थे, बनाते थे। अरे यार अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। आईपैड पकड़ो, अगर आईपैड है आपके पास, या अगर आपके पास कोई भी सिंपल टैबलेट भी हो, या चलो मोबाइल फोन ही पकड़ लो, और अगर आपके पास कोई ऐसा टैबलेट है, कोई डिवाइस है जिसके साथ आपके पास ये स्टाइलिस पेन होता है या कुछ ऐसा वैसा डिजिटल पेन होता है, तो मैप को निकालो, डाउनलोड करो, कोई अच्छी ऐप देखो, जैसे कि गुड नोट्स एक अच्छी ऐप है, उस ऐप में मैप को डाउनलोड करो, सेव इमेज करो, वहां पे मार्क करना शुरू कर दो। हर एक कॉन्टिनेंट का आप एक मैप निकाल सकते हैं, यूरोप का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, और जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस रही हैं न्यूज में उसको मार्क कर सकते हो उसमें। ओके, क्वेश्चन 4, इनमें से कौन से देश मेडिटेरेनियन सी के साथ कोस्टलाइन नहीं टच करते हैं? 4 देशों का यहां पे आपको नाम दिया गया है, आपने इनकरेक्ट देश का नाम बताना है। क्या लगता है? सही जवाब है वेस्टर्न सहारा। और ये वेस्टर्न सहारा, मैंने इसका डिस्प्यूट भी कराया है कि वेस्टर्न सहारा जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इन जो पिछले 2 सालों में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रह चुके हैं, उसमें से वेस्टर्न सहारा का डिस्प्यूट भी मैंने डिस्कस करा है। कहां पे? 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो इसमें से इनकरेक्ट आंसर कौन सा है? वेस्टर्न सहारा, बिकॉज वेस्टर्न सहारा के ऊपर आता है मोरक्को, और मोरक्को ओपन अप होता है मेडिटेरेनियन सी के। आपको ये बता दूं कि वेस्टर्न सहारा वाज अ कंट्री इन न्यूज, वाज अ रीजन इन न्यूज बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन मोरक्को, मॉरिटेनिया एंड अल्जीरिया। अब मोरक्को और अल्जीरिया दोनों मेडिटेरेनियन सी को ओपन अप करते हैं। तो ये 22 देश हैं, ये 22 कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी को ओपन अप करते हैं। सो अफ्रीका में से कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लिबिया, इजिप्ट। इसको याद रखने के लिए मॉल्ट ई एक एक्रोनिम है, मॉल्ट ई, सिंगल मॉल्ट वाला मॉल्ट नहीं, बट मॉल्ट ई विदाउट सिंगल मॉल्ट वाला। ओके, ये मैप है मेडिटेरेनियन सी का, और आप देख सकते हैं कि 22 देश जो हैं, तो इसका आप ड्रेनेज बेसन देखिए, इसका बेसिन एरिया देखिए, ड्रेनेज एरिया देखिए कितना ज्यादा वास्ट है। और मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन के साथ भी कनेक्ट होता है बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये आपको बातें पता हो। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से पोर्ट्स हैं ब्लैक सी में जो कि करेक्टली पेयर्ड हैं? जो कि करेक्टली पेयर्ड हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है सैमसन। ये टर्की में है और ये करेक्टली पेयर्ड है, करेक्टली पेयर्ड है, प्लेड नहीं पेयर्ड है। कॉन्स्टेंटा कहां पे है? रोमेनिया में। रोमेनिया में कॉन्स्टेंटा है। सेवेस्टोपोल है क्रिमिया में। क्रिमिया तो वैसे भी अब रशिया के कब्जे में है पिछले 10-11 सालों से। बुरगास कहां पे है? बुल्गारिया में है। बुलगैस है बुल्गारिया में, और सैमसन तुर्की में है। तो ये ब्लैक सी के पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगेन 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करवाया था। अगेन ये पोर्ट्स न्यूज में रहे हैं। ओडेसा बहुत बड़ा पोर्ट है यूक्रेन का, कमर्शियल पर्पसेस के लिए ओडेसा पोर्ट काफी ज्यादा माना जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ब्लैक सी ग्रेन डील जो साइन करी गई थी यूएन के द्वारा और टर्की के द्वारा बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, तो जो सप्लाईज थे, जो फूड सप्लाईज थे, जो ओडेसा पोर्ट पे फंसे हुए थे, वो आगे ओडेसा पोर्ट से सप्लाई हो सके क्रॉसिंग द ब्लैक सी टू अफ्रीका। तो ओडेसा एक पोर्ट है यूक्रेन का। मारियोपोल अगेन एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूक्रेन का जो कि ब्लैक सी को ओपन अप होता है। सेवेस्टोपोल एक पोर्ट है, इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी है। बिकॉज रशिया की जो ब्लैक सी नेवल फ्लीट है, जो ब्लैक सी नेवल फ्लीट है वो कहां पे है? वो सेवास्टोपोल में है। ठीक है, देन उसके बाद सैमसन आपका तुर्की में आ जाता है। कॉन्स्टेंटा रोमेनिया में है, कॉन्स्टेंटा रोमेनिया में है। एंड जस्ट some distance away from this Constanta port within the EEZ, within the exclusive economic zone of Romania, एक गैस ब्लॉक डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है नेपट्यून डीप गैस ब्लॉक। ठीक है, तो ये गाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करवाए गए हैं। प्लीज वहां पे जाके देखें। बाकी दोस्तों मुलाकात यूट्यूब पे होती रहेगी। कैसा रहा आपके लिए ये प्रीमिक्स का सेशन कमेंट सेक्शन में बताना, और कितना स्कोर रहा है, क्या आपके 10 में से 10 आ पाए हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। धन्यवाद।